नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का या फिर विश्व के भूगोल का। तो दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में हम आज पढ़ेंगे भूकंप के बारे में या फिर अर्धक्वेक के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और पृथ्वी की आंतरिक संरचना और ज्वालामुखी, ये सारे चैप्टर मैंने डिटेल में कवर किए हुए हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप वो देखिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेती है, क्या क्या डेफिनेशन क्या होगी भूकंप की। ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन हो सकती है इसकी कि पृथ्वी की सतह पर अचानक जब कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसे ही हम भूकंप बोलते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन। ठीक है, जब पृथ्वी की सतह पर अचानक से कंपन महसूस किया जाता है या फिर कोई हलचल महसूस की जाती है तो उसे ही हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम इसको समझते हैं आखिर होता क्या है। ठीक है, और जो इसका मापन किया जाता है वो किस यंत्र से किया जाता है? सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से जो भूकंप होता है, ठीक है, उसको मापा जाता है। ठीक है, अब हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है ना। देखिए, ये इससे पहले भी हमने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी, ठीक है, उससे पहले भी हमने ये सारी चीज़ें समझी थी, लेकिन एक और बार हम यहाँ पर भी समझेंगे, है ना। तो ये दोस्तों हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के अंदर ही एक पॉइंट होता है फोकस। ठीक है, फोकस या फिर इसको बोलते हैं भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र क्या होता है? भूकंप केंद्र पृथ्वी के अंदर, ठीक है, अब ये पृथ्वी के अंदर कितना भी हो सकता है, 50, 100, 200, है ना। तो पृथ्वी के अंदर फोकस या फिर भूकंप केंद्र ऐसा केंद्र होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं फोकस या फिर भूकंप केंद्र। ठीक है, फिर इससे पहले ये सबसे पहले जहाँ पे जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, ठीक है, इसको बोलेंगे हम अधिकेंद्र या फिर एपी सेंटर। ठीक है, एपी सेंटर, एमपी सेंटर है अधिकार। ठीक है, सबसे पहले क्या, पृथ्वी के अंदर जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है, जहाँ पे उत्पत्ति होती है भूकंप की, उसे बोलते हैं भूकंप केंद्र या फिर फोकस। ठीक है, और ये तरंगें, ठीक है, जहाँ सबसे पहले पहुँचती हैं सतह पर, ठीक है, उसे बोला जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है अधिकेंद्र। ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ पे दोस्तों ये भूकंप की तरंगें पहुँचती हैं, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा तबाही होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तबाही कहाँ होती है? जहाँ पे ये जो तरंगें होती हैं, अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी तरंगें होती हैं। ठीक है, ये तरंगें से जहाँ सबसे पहले पहुँचती हैं तो वहीं पर सबसे ज़्यादा तबाही मचाती हैं। ठीक है, जैसे 2015 में नेपाल में भूकंप आया था। ठीक है, तो उसका एपिसेंटर क्या था? ऐसा बोला जाता है कि एपिसेंटर नेपाल था। ठीक है, तो नेपाल में सबसे ज़्यादा तबाही देखी गई थी। ठीक है, तो यही होता है अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर, जहाँ पर तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम थोड़ा तरंगों का अध्ययन करते हैं कि कौन कौन सी तरंगें होती हैं। ठीक है, तो फोकस, पहले 2 पॉइंट ही लिख लीजिए। फोकस, फोकस क्या होता है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र। ठीक है, पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहां भूकंप उत्पन्न होता है ना, उत्पत्ति होती है या फिर उत्पन्न होता है, उत्पत्ति होती है जहां भूकंप की। ठीक है, और अधिकेंद्र क्या होता है? अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर। अधिकेंद्र कहाँ हो? जहाँ पर तरंगें पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुँचती हैं। ठीक है, सतह पर सबसे पहले। ठीक है, पृथ्वी पर ऐसी जगह जहाँ पर तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा तबाही यहीं पर ये तरंगें मचाती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गई फोकस और अधिकेंद्र। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब हम थोड़ा तरंगों के बारे में चर्चा करते हैं कि ये कौन कौन सी तरंगें यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो मेनली, ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं तरंगें। 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक तरंगें होती हैं पी, ठीक है, जिन्हें बोला जाता है प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स, ठीक है, या फिर प्राथमिक तरंगें, है ना, प्राथमिक तरंगें। ठीक है, दूसरी होती है एस, ठीक है, इन्हें बोला जाता है सेकेंडरी।
ठीक है, द्वितीयक तरंगें, द्वितीयक तरंगें, ठीक है। और थर्ड तरंगें जो है उन्हें बोला जाता है एल वेव्स, ठीक है, इन्हें लव वेव्स भी बोला जाता है, ठीक है, लव, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग पीरियड वेव भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये 3 तरंगें होती हैं, पहली होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी और तीसरी होती है एल तरंगें या फिर लव तरंगें, ठीक है। इनका नाम लव क्यों है? क्योंकि इनकी जो खोज की थी या फिर इनका सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो लव नाम के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने किया था, इसलिए इनका नाम लव वेव्स है या फिर लॉन्ग पीरियड्स वेव्स है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब पहले हम पी तरंगों को समझते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी तरंगें होती हैं जो ठोस, ठीक है, द्रव और गैस, ठीक है, तीनों माध्यमों में चल सकती हैं, ठीक है। ये ठोस में भी चल सकती हैं, द्रव में भी चल सकती हैं और गैस में भी चल सकती हैं, ठीक है। तीनों माध्यमों से होकर के गुजर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो गति होती है, ठीक है, गति होती है या फिर आप बोलें वेग होता है, जो इनका वेग, ठीक है, वो सर्वाधिक होता है, ठीक है। तीनों तरंगों की यदि हम बात करें, ठीक है, तीनों तरंगों को यदि हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो गति होती है वो प्राइमरी या फिर पी वेव्स की होती है ना। इसके अलावा इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है, ठीक है। ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य मतलब जैसे ध्वनि तरंगे होती है ना, एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे ध्वनि तरंगे होती हैं, ठीक है, धनु तरंगे भी अनुदैर्ध्य होती हैं। अनुदैर्ध्य का मतलब क्या है? इसमें जो कणों की कंपन की दिशा होती है, ठीक है, वो तरंग की दिशा में होती है, ठीक है, इसलिए इसे अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे ध्वनि तरंगे होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है, वो सबसे कम होता है। तीनों की यदि हम बात करें, तीनों तरंगों की, तो इनका तरंग दैर्ध्य कम होता है, ठीक है, सबसे कम होता है तीनों तरंगों में, ठीक है। इसके अलावा ये चूंकि ठोस, द्रव और गैस तीनों से होकर के गुजर रही है, ठीक है, तो ये हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अच्छे से पढ़ा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये जो तरंगें होती हैं तीनों माध्यमों से होकर के गुजरती हैं, ठीक है। तो क्रस्ट से भी होकर के गुजरती है, मेंटल से भी गुजरती हैं और कोर से भी होकर के गुजरती हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी तरंग है जो तीनों माध्यम से होकर गुजरती है, या फिर क्रस्ट, मेंटल और कोर, है ना, तीनों से होकर के गुजरती है ना। तो ये क्रस्ट से भी होकर गुजर सकती है, मेंटल से भी और कोर से भी, ठीक है। कोर हमने देखा था, जो आउटर कोर होती है वो लिक्विड स्टेट में है ना, तो इसलिए ये कोर से भी गुजर रही है, मेंटल से भी गुजर रही है और क्रस्ट से भी गुजर रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी वेव्स की, द्वितीयक तरंगों की। अब यदि हम इसको देखें दोस्तों, तो ये सिर्फ ठोस माध्यम से होकर के गुजरती है, ठीक है, सिर्फ ठोस माध्यम से होकर के गुजरती हैं द्वितीयक तरंगें, ठीक है। इनका यदि हम वेग देखें, ठीक है, वेग इनका कम होता है। अब ये कम होता है मतलब इसके कंपैरिजन में कम होता है। जो प्राइमरी वेव्स का वेग होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इससे कंपेयर करेंगे तो इनका वेग कम होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो तरंगें होती हैं ये होती हैं अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ का मतलब क्या है? इसमें कणों की कंपन की दिशा जो होती है, ठीक है, वो कणों की जो कंपन की दिशा होती है, ठीक है, वो जो हमारी ये तरंग है उसके लंबवत होती है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग। इसके अलावा इसका तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है, वो इसका कम होता है, ठीक है, तो इसका इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। यदि हम देखें प्राइमरी वेव्स का तरंग दैर्ध्य तो इसका सबसे कम होता है, ठीक है, और इससे थोड़ा ज़्यादा होता है इसका द्वितीयक तरंग का, ठीक है। और इसकी यदि हम बात करें तो ये सिर्फ क्रस्ट और मेंटल, ठीक है, दो माध्यमों से जा सकती है, क्योंकि हमने देखा है क्रस्ट और मेंटल जो है ये सॉलिड स्टेट में है ना, ठोस अवस्था में है, ठीक है, लेकिन आउटर कोर चूंकि लिक्विड है, आउटर कोर वाली जो पार्ट है वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, तो यहाँ से सेकेंडरी जो वेव है वो होकर के नहीं गुजरती हैं, ठीक है। यदि आपने मेरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला वीडियो नहीं देखा है और आप डायरेक्ट ये वाला जो टॉपिक है पढ़ रहे हैं, तो पहले आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। अब अगली वेव है लव वेव्स या फिर लॉन्ग पीरियड वेव्स, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो तरंग होती है ये सतह से चलती है, ठीक है, ये ऐसे सतह पर चलती हैं सिर्फ इस प्रकार से, ठीक है, सतह पर चलती हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा तबाही मचाती हैं। देखिए जो पी और एस तरंग हैं ये अंदर चलती हैं, पृथ्वी के अंदर चलती हैं, है ना, इस प्रकार से चलती हैं पृथ्वी के अंदर, ठीक है, इस प्रकार से चलती हैं, इस प्रकार से अंदर चलती हैं। जबकि जो एल तरंग है ये पृथ्वी की सतह जहां हम रहते हैं, ठीक है, वहां चलती है, इसलिए सबसे ज़्यादा तबाही मचाती हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ये सतह पर चलती हैं, पृथ्वी की सतह पर चलती हैं,
ठीक है, यही कारण है कि ये सबसे ज़्यादा तबाही मचाती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा तबाही मचाती हैं। जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तबाही होती है जब भूकंप आता है तो वो एल तरंगें ही मचाती हैं। ठीक है, दूसरी बात हो जाएगी इसके संबंध में, ठीक है, कि ये सिर्फ धरातल पर चलती हैं या फिर सतह पर चलती हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो गति होती है, ठीक है, वो सबसे कम होती है। गति या फिर वेग सबसे कम होता है, सबसे कम। देखो वेग में हमने देखा सबसे ज़्यादा किसका होता है, पी का, है ना, उससे कम होता है एस का, और सबसे कम यदि गति या वेग की बात करें तो होता है एल वेव्स का। ठीक है, इसके अलावा आगे यदि हम बात करें तो इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है, अब हम इसको तरंग दैर्ध्य को समझेंगे, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँ, जैसे ये पी वेव्स हैं, ठीक है, तो इनका तरंग दैर्ध्य ऐसा होगा। ठीक है, एस होगी, इनका ऐसा होगा। ठीक है, इनका कैसे होगा, ऐसा होगा। ठीक है, जो एल होंगी वो उनका ऐसा होगा। ठीक है, अब इसमें बताइए सबसे ज़्यादा तबाही कौन मचाएंगी, है ना, चूंकि तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका है, एल वेव्स का। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा तबाही मचाती हैं एल वेव्स। ठीक है, और चूंकि ये धरातल पर चलती हैं, ठीक है, तो ये कारण है इनकी सबसे ज़्यादा तबाही मचाने के। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। एक बार हम थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। हमने देखा कि ये मुख्यतः 3 तरंगें होती हैं भूकंप के संबंध में, पी, एस और एल। ठीक है, सबसे तेज यदि हम बात करें वेग के अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा तेज होती है पी तरंगें। ठीक है, पी तरंगें, ठीक है, इनका वेग सर्वाधिक होता है। इसके अलावा ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से होकर के गुजरती हैं। क्योंकि ठोस, द्रव, गैस तीनों से होकर के गुजर सकती हैं, इसलिए ये क्रस्ट, मेंटल और कोर, है ना, ये तीनों से होकर के गुजरती है। देखिए हमने देखा था जो कोर वाला भाग है, इसका आउटर कोर दो भागों में होती है ना, एक आउटर कोर, एक इनर कोर। जो आउटर कोर होती है वो लिक्विड या फिर द्रव अवस्था में है ना, द्रवित धातुओं से मिलकर के बनी है, मतलब इसमें जो धातुएं हैं वो द्रव अवस्था में है। ठीक है, इसलिए यहाँ से होकर के जो द्वितीयक तरंगें हैं वो नहीं गुजर पाती, लेकिन चूंकि ये ठोस, द्रव, गैस तीनों से होकर के गुजर रही हैं, ठीक है, तो इससे ठोस, क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों से होकर के गुजरती हैं ये। ठीक है, इसके अलावा ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ठीक है, और तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, द्वितीयक तरंगों की बात करें तो ये सिर्फ ठोस से होकर के गुजरती है, इसी कारण ये कोर से होकर के नहीं गुजर पाती, चूंकि आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है ना। इनका तरंग दैर्ध्य इससे कम होता है, पी की तरंगों से यदि हम कंपेयर करें तो, है ना, और ये क्रस्ट और मेंटल से होकर के गुजरती हैं। अगली आई लव वेव्स। ठीक है, ये सतह पर चलती हैं, फिर धरातल पर चलती हैं जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तबाही कौन मचाती हैं, एल वेव्स। ठीक है, इनका जो गति होती है सबसे कम होती है। ठीक है, और इनका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं कि ये जो तरंगें हैं किस प्रकार से गति करती हैं, है ना। यहीं पे मैं बना देता हूँ एक डायग्राम। हालांकि जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे, ठीक है, तब भी हमने ये डायग्राम समझा था, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से अधिकेंद्र है, ये फोकस है। ठीक है, और ये अधिक एपिसेंटर है। ठीक है, तो यहाँ से जो तरंगें हैं इस प्रकार से चलेंगी। ठीक है, ये कोर है, मान लीजिए ये आउटर कोर है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो गति करती हैं तरंगें, ठीक है, अंदर मैंने कौन कौन सी बताई, पी चलेंगी और एस चलेंगी, है ना। ये पी एस तरंगें हैं, पी एस, है ना। ठीक है, तो अंदर जो ये तरंगें चल रही हैं ये कौन कौन सी तरंगें हैं, पी और एस। ठीक है, एल तो कहाँ चलती हैं, धरातल में। एल ऐसे चलेंगी धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर चलती हैं एल, इस प्रकार से चलती हैं, है ना। ये अंदर नहीं चलती हैं, है ना, ये हैं एल वेव्स। ठीक है, तो ये बाहर वाली हो गई एल वेव्स। ठीक है, तो इनकी पिक्चर तो अलग ही है। अभी हम पी और एस समझते हैं, ठीक, चूंकि ये पृथ्वी के अंदर चलती हैं। ठीक है, तो ये हो गई पी और एस। देखिए हमने अभी बात की कि जो पी और एस होती हैं, ये जो पी तरंगें होती है ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी वेव्स हैं सिर्फ ठोस पर चलती है। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा भाग है जहाँ हमने ये बनाई है, ठीक है, वेव्स, तो ये ठोस भाग है, लेकिन ये चूंकि आउटर कोर है, ये आउटर कोर है ना, ये वाला। देखिए पृथ्वी की कोर दो भागों में हमने समझा था, एक आउटर कोर और एक इनर कोर, है ना। जो आउटर कोर है ये वाला भाग है, ये द्रव अवस्था में है,
ठीक है, और जो इनर कोर है ये ठोस अवस्था में है ना, ठीक है। तो यहां से होकर के हमने अभी बात की कि एस तरंग है सिर्फ ठोस माध्यम से होकर के गुजरती हैं, ठीक है, द्रव से तो होकर गुजरती नहीं है। तो जो एस तरंग है यहां से होकर के नहीं गुजरेंगी, ठीक है, सिर्फ इतने मार्ग से होकर के गुजरेंगी जितनी हमने यहां पर बनाई है, ठीक है। इसके अलावा जो लेकिन पीज तरंगे हैं, ठीक है, वो यहां से होकर के गुजरेंगी, ठीक है, लेकिन चूंकि यहां पर डेंसिटी में चेंज हो रहा है द्रवावस्था में, तो यहां पर भी उनका मार्ग इस प्रकार से विचलित होगा और इस प्रकार से चलेंगी ये, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, हमने पहले भी पढ़ा है ठोस द्रव, ठीक है। तो इस प्रकार से चलती हैं कौन सी तरंगें, तो ये कौन सी तरंगें होंगी, प्राइमरी पी, ठीक है, ये सारी पी तरंगें हैं। देखिए यहाँ पे जो ठोस वाला एरिया था यहाँ पे तो पी एस दोनों चल गई, और ये इनका जो मार्ग है ये वक्राकार क्यों है ना, एक क्वेश्चन ही आता है। तो देखिए पृथ्वी के अंतरिक्ष संरचना में मैंने आपको बताया था कि चूंकि पृथ्वी के अंदर आप जैसे जैसे जाते हैं डेंसिटी में चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो डेंसिटी में चेंज है ना, तो इसलिए इनका मार्ग वक्राकार है। जहां पर डेंसिटी चेंज होगी वहां पर तरंग भी थोड़ा मुड़ेगी, है ना, तो इसलिए इनका पथ है वक्राकार, ठीक है। और यहाँ पर केंद्र में सिर्फ पी तरंगें आई हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर इस पूरे एरिया में यहाँ तक एस तरंगें नहीं आ पा रही हैं। एस तरंगें कहाँ आ रही हैं, यहाँ से यहाँ तक आ रही हैं बस, है ना, इस वाले एरिया में नहीं आ रही हैं। तो ये जो एंगल होता है ये होता है 105 डिग्री और ये भी होता है 105 डिग्री, ठीक है। तो 105 जो होता है ये होता है एस तरंग छाया क्षेत्र, ठीक है। क्या होता है, एस तरंग छाया क्षेत्र, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 105 से लेकर के 105 डिग्री तक, है ना, 105 से लेकर के 105 डिग्री तक होता है एस तरंग छाया क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए इतने भाग में पी तरंगें भी आ रही हैं, ठीक है, लेकिन इतना जो भाग है ये वाला यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बनता है ये बनता है 145 डिग्री का, है ना, कितना बनता है, 145 डिग्री का, है ना, ये वाला भी बनता है 145 डिग्री का। तो 105 से लेकर के 145 और यहाँ पे 105 से लेकर के 145, ठीक है, 105 से 145, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया बनता है ये एस और पी, एस प्लस पी तरंग छाया क्षेत्र का बनता है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो एस तरंग छाया क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 105 से 105, ठीक है। इसके अलावा 105 से 145 तक का जो होता है, देखिए यहाँ एस भी नहीं आ रही है और पी भी नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये दोनों का हो जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ पी का भी हो जाएगा छाया क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें एंगल पूछता है और इस प्रकार से हमारी तरंगें गति करती हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या हमने यहाँ पे चर्चा की। देखिए हमने देखा कि जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो उनका कुछ इस प्रकार से मार्ग होगा, वो यहाँ भी चल सकती हैं और केंद्र से भी चल सकती हैं, कोर से भी चल सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एस तरंगें होती हैं वो सिर्फ ठोस माध्यम से होकर के चल सकती हैं, ठीक है। तो वो एस तरंगें यहाँ पर जो कोर वाला भाग है पृथ्वी का वहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। तो एस तरंगें सिर्फ इतने भाग में चल पाएंगी, ठीक है। तो ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र हो जाएगा 105 से 5, ठीक है। और जो चूंकि पी तरंगें द्रव माध्यम से भी होकर के गुजर सकते हैं तो वो कोर से कोर को भी पार कर जाएंगी, है ना। तो 105 से 145 का जो ये क्षेत्र बनेगा ये पी प्लस एस तरंग छाया क्षेत्र का बनेगा, ठीक है। इसके अलावा एल वेव सिर्फ सतह पर चलती हैं। इसके अलावा कोई भी दोस्तों यदि आपको डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, है ना। अब इसका थोड़ा हम पैमाना देखते हैं कि भूकंप मापने के जो पैमाने होते हैं, ठीक है, ठीक है, भूकंप मापने का पैमाना, है ना, ठीक है। देखो दो स्केल होती है, एक होती है मार्केली स्केल, मार्केली स्केल, और एक होती है रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल आपने सुना होगा, ठीक है, इससे हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, ठीक है, भूकंप की तीव्रता को मापन किया जाता है। इसमें यदि स्केल में देखें तो 0 से लेकर के 9 तक का ये स्केल होती है, ठीक है, इस प्रकार से डिजिट होती है 0 से लेकर के 9 तक की। एक यदि मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, ठीक है, 0 से लेकर के 12 तक होती है, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो एक पॉइंट या फिर एक इसमें स्केल में एक पॉइंट बढ़ने पर,
ठीक है, लगभग 10 गुना भूकंप बढ़ जाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो रिक्टर स्केल है इससे भूकंप की तीव्रता का पता चलता है। ठीक है, ये जो स्केल होती है 0 से लेकर के इसमें 9 तक की रीडिंग होती है। ठीक है, यदि आप एक रीडिंग से दूसरी रीडिंग पर जाएंगे, जैसे 1 से 2 पर जाएंगे तो भूकंप 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है। इसके अलावा जो मार्केली स्केल होती है, इससे जो भूकंप के द्वारा नुकसान होता है ना, भूकंप के द्वारा जो नुकसान होता है, ठीक है, तो इसकी तीव्रता का पता लगाया जाता है। भूकंप के द्वारा जो भी नुकसान होता है, ठीक है, तो उसकी जो तीव्रता है उसका मापन किया जाता है। ठीक है, ये स्केल होती है 0 से लेकर के 12 तक की रीडिंग इसमें होती है। ठीक है, तो मार्केली स्केल में 0 से 12 तक होती है और रिक्टर स्केल में 0 से लेकर के 9 तक होती है। ठीक है, एक रीडिंग मारने पर लगभग 10 गुना भूकंप बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि 2 से 2.0 से लेकर के 3.0 का भूकंप आया है, ठीक है, तो ये नॉर्मल भूकंप होता है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान होता नहीं है। लेकिन यदि 6 से ज़्यादा या फिर 6.5 के लगभग यदि भूकंप आया है, ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा क्षति या फिर नुकसान होता है। ये बहुत ही तीव्रतम भूकंप माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा 2 से 3 के बीच में नॉर्मल भूकंप होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अभी तक दोस्तों 9.5, ठीक है, अभी तक मैक्सिमम जो भूकंप देखा गया है वो 9.5 तीव्रता का भूकंप देखा गया है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था जो कि भूकंप मापने का यंत्र है वो सिस्मोग्राफ होता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ होता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ होता है। तो भारत में जो सिस्मोग्राफ हैं वो किन किन स्थानों में लगे हैं? ठीक है, तो एक तो दिल्ली में लगा हुआ है। ठीक है, एक पुणे में लगा हुआ है, एक देहरादून में लगा हुआ है। ठीक है, एक कोलकाता में लगा हुआ है, 1 2 3 4, है ना। इसके अलावा मुंबई में लगा हुआ है ना। तो ये 5 जगहों पर, ठीक है, ये 5 जगहों पर भारत में सिस्मोग्राफ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्थान पर सिस्मोग्राफ नहीं लगा या फिर लगा है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये 2 एक स्केल है ना। अब हम भूकंप आने के थोड़ा कारणों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कि किन कारणों से भूकंप आते हैं, है ना, कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण भूकंप पृथ्वी पर महसूस किए जाते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कारणों को। ठीक है, एक तो हो जाएगा प्राकृतिक कारण। ठीक है, पहला हो जाएगा प्राकृतिक कारण। ठीक है, दूसरा हो जाएगा मानव जनित, मतलब जो मानव क्रियाकलाप करता है इस पृथ्वी पर, ठीक है, तो उससे जो भूकंप आते हैं। इसके अलावा तीसरा हम अन्य देख सकते हैं। ठीक है, तो कारणों की यदि हम बात करें कि पृथ्वी पर जो भूकंप आते हैं या महसूस किए जाते हैं वो किन कारणों से आते हैं, तो 3 पॉइंट में इसको समझ सकते हैं। एक तो प्राकृतिक, एक मानवजनित और अगला अन्य। ठीक है, तो इसमें यदि हम प्राकृतिक को पहले देखें, है ना, पहले यदि हम प्राकृतिक की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर पहला पॉइंट हो जाएगा ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी। देखिए, जब भी पृथ्वी पर हमने प्लेट टेक्टोनिक भी अच्छे से पढ़ी है और ज्वालामुखी भी पढ़ी है। तो यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो देखिए, जब भी ज्वालामुखी उद्गार होता है, ठीक है, तो बहुत ही तीव्रता से होता है। ठीक है, विस्फोट के साथ होता है। ठीक है, बहुत ही तीव्रता से, चूंकि अंदर बहुत ज़्यादा घनत्व है, ठीक है, तापमान बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही तेज़ी से जो भी लावा वगैरह निकलता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस टाइम पर जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो पृथ्वी की सतह पर उस जगह पर भूकंप के झटके देखे जाते हैं। ठीक है, या फिर महसूस किए जाते हैं। तो एक कारण हो जाएगा ज्वालामुखी। इसके अलावा दूसरा हो जाएगा भ्रंशन या फिर वलन, भ्रंशन व वलन। ठीक है, भ्रंशन मतलब क्या होता है, जमीन का धंस जाना, ठीक है, टूट जाना। या फिर वलन का मतलब होता है फोल्ड होना, जैसे वलित पर्वत का निर्माण होता है ना। ठीक है, तो देखिए, जब मैंने आपको बताया था जैसे 2 प्लेट टकराती हैं, है ना, इस प्रकार से, और किसी वलित पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, तो जहाँ पर वलित पर्वत होते हैं, इसके अलावा जहाँ पर भ्रंश वगैरह होते हैं, तो उस जगह पर हमेशा भूकंप आने की संभावना रहती है। जैसे अफ्रीका की भ्रंश घाटी है ना, अफ्रीका की भ्रंश घाटी है। ठीक है, तो वहाँ पर भूकंप महसूस किए जाते हैं। ठीक है, वो भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे जहाँ जहाँ पर वलित पर्वत है, जैसे हिमालय, अल्पस, रॉकीज वगैरह, है ना, तो जहाँ जहाँ पर वलित पर्वत हैं तो वहाँ पर भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 कारण हो गए। इसके अलावा अगला हो जाएगा
जलीय भार, है ना, जलीय भार, ठीक है। इसको हम बाद में समझेंगे, इसको हम अन्य कारणों में समझेंगे जलीय भार को, है ना। अगला हो जाएगा तीसरा, हम समझते हैं प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी। देखिए प्लेट विवर्तनिकी या फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने पढ़ी है, उसमें हमने देखा था अभिसरण होता है प्लेटों के बीच में, ठीक है, अपसरण होता है और एक होता है संदक्षी प्लेट किनारा, ठीक है। तीन प्रकार से हमने पढ़ा था, एक होता है अभिसारी प्लेट किनारा, ठीक है, एक होता है अपसारी प्लेट किनारा और एक संदक्षी प्लेट किनारा, ठीक है। जब दो प्लेटें टकराती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, इसके अलावा जब दो प्लेटें ऐसे साइड से निकल जाती हैं, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जाती है, ठीक है, ये हमने प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ा है, ठीक है। तो जब प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया होती है, जब दो प्लेटें टकराती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, फिर बाजू से निकलती हैं, ठीक है, तो उस टाइम भी भूकंप आने की संभावना होती है, ठीक है। तो एक कारण ये हो गया, ठीक है। तो ये तीन मुख्य कारण हो गए प्राकृतिक। अब हम बात करते हैं मानव जनित के, ठीक है। मानव जनित में आप यदि देखेंगे तो इसमें पहला कारण हो जाएगा जो मानव बड़े बड़े डैम बनाता है, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है। देखिए मानव जब बड़े बड़े डैम बनाता है पृथ्वी पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी रोकता है, ठीक है, तो पृथ्वी के एक जगह पर कहीं पर बहुत सारा एकदम से पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर बहुत ज़्यादा बल पड़ जाता है, तो इस कारण भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, ठीक है। तो जो डैम वगैरह बनाए जाते हैं बड़े बड़े, उसके कारण भी भूकंप महसूस किया जाता है, ठीक है। और मानव जनित में दूसरा हो जाएगा जैसे परमाणु बम, परमाणु बम परीक्षण, ठीक है। तो जो मानव परमाणु बमों वगैरह का जो परीक्षण करता है, अणु बम, परमाणु बम, ठीक है, तो उसके कारण भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये मानव जनित कारण में सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अन्य में क्या हो जाएगा, अन्य में हम देख सकते हैं कि जैसे उल्का पिंड, ठीक है, पृथ्वी से टकराता है, ठीक है, कभी कोई बड़ा उल्का पिंड आया और पृथ्वी से टकराया, ठीक है, तो उस समय भी भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष पर भी घूम रही है और अपनी कक्षा पर भी घूम रही है, ठीक है, तो इस पर हमेशा अन्य ग्रहों के द्वारा कुछ ना कुछ अपने आप खींचना या फिर कुछ बल लगाना, ये कार्य चलते रहते हैं, ठीक है, तो उस कारण भी भूकंप आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो ये कुछ कारण हो गए हमारे भूकंप आने के पीछे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। देखिए इसे मैंने डिटेल में आपको इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक वगैरह में हम सब पढ़ते आ रहे हैं बार बार चीज़ें, ठीक है। हमने ज्वालामुखी का भी चर्चा की है, किस प्रकार से ज्वालामुखी बनते हैं, है ना। तो ये सब हम पहले बात हमने की है, इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया ये सारी चीज़ें, ठीक है। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे तो आप जा करके वो देख सकते हैं, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, ठीक है। आज हमने भूकंप के बारे में समझा कि भूकंप क्या होता है, कैसे आता है। हालांकि काफ़ी बात है इसमें जो हमने आज की वो हम ऑलरेडी पहले कर चुके थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।